हेलो स्टूडेंट, अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न और यहाँ पे हल करते हैं। पहला प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है। तो आपको याद होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उसका मुख्य यंत्र क्या है? उसका मुख्य यंत्र है कीमत यंत्र। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके लिए? कीमत यंत्र। कीमत यंत्र में इससे जुड़ी हुई और कौन कौन सी बातें जो आपको याद रखनी है? कीमत यंत्र कैसे कार्य करता है? मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा कार्य करता है। मांग और पूर्ति की शक्तियाँ जो है किसी वस्तु की कीमत निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य जो है कीमत यंत्र के माध्यम से वस्तुओं की कीमत निर्धारण करना, साधनों की कीमत निर्धारण करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा कीमत। अगला प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र खालिस्तान का अध्ययन करता है। ये आपके लिए बहुत सरल होगा, ये व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न, खालिस्तान अर्थशास्त्र समग्र अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है। इस प्रश्न में 3 बार घुमा दिया गया। पहला बोला आपसे समग्र अर्थव्यवस्था, जैसे ही समग्र अर्थव्यवस्था आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यहाँ समष्टि लिखना है, लेकिन आगे ही इसमें लिख दिया है कि खालिस्तान अर्थशास्त्र समग्र अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है। तो समग्र अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वह अनुपयुक्त है। तो इस तीसरे प्रश्न में उत्तर आएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। जनरली जब हम प्रश्न को जल्दीबाजी में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि समग्र अर्थव्यवस्था, ये समग्र अर्थव्यवस्था लिखा है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे व्यष्टि जो है समष्टि अर्थशास्त्र आ जाएगा, पर ऐसा नहीं है। प्रश्न को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा खालिस्तान अर्थशास्त्र समग्र अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है। ठीक है, जो समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं कर सकता, अनुपयुक्त है मतलब उसका अध्ययन वो ठीक से नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आएगा आपका प्रश्न नंबर 3 में आएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे के। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र जो एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक होने का अर्थ ये है कि जिनका हम इनको कोई प्रतिस्पर्धी नहीं मान रहे हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र के बीच में कोई कंपटीशन है, कोई प्रतियोगिता है, इस प्रकार का कुछ नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन करने से व्यापक अर्थशास्त्र के बारे में हमारी जानकारी बढ़ती है और व्यापक अर्थशास्त्र का अध्ययन करने से सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में हमारी जानकारी बढ़ती है। इसका एक उदाहरण हम लेते हैं कि जब अर्थव्यवस्था के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको अर्थव्यवस्था की जो व्यक्तिगत इकाइयां हैं उसकी जानकारी होना चाहिए। अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों की जानकारी जब आपके पास होगी तो आप अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से पहचान पाएंगे। तो इस प्रकार से सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन करता है, एवं व्यापक अर्थशास्त्र जो समग्र इकाइयों का अध्ययन करता है, अर्थव्यवस्था के संपूर्ण स्वरूप का अध्ययन करता है, एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब एक दूसरे के सहयोगी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, किसी देश में जीवन व्यापन की व्यवस्था देने वाले जटिल तंत्र को क्या कहते हैं? हम यहाँ मान लेते हैं क्या है। अगर इस प्रश्न को एक प्रश्न में या एक शब्द में उत्तर दीजिए में भी आता है तो भी आपके लिए आसान होगा कि जीवन यापन की जब बात आती है तो जीवन यापन किससे जुड़ा है? अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? अर्थव्यवस्था। और जटिल तंत्र यदि लिख दिया है तो अर्थव्यवस्था इतना आसान नहीं है, इसमें कई प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है, कई प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का जो है एक दूसरे पर प्रभाव होता है और ये काफ़ी तेज़ी से परिवर्तित होने वाली प्रतिक्रियाएँ होती हैं, इसीलिए इसे जटिल तंत्र कह दिया गया है। पुनः मैं प्रश्न रिपीट करती हूँ, किसी देश में जीवन यापन मतलब आप जीवन यापन कब कर पाएंगे? जब आपकी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी होगी। अब आधारभूत आवश्यकताएं पहले कहा जाता था रोटी, कपड़ा और मकान, भोजन, वस्त्र और आवास, लेकिन अब जो है आपकी आधारभूत आवश्यकताएं हैं उसमें शिक्षा भी है और आपका स्वास्थ्य भी है। तो किसी भी देश में जीवन व्यापन की व्यवस्था देने वाला जो जटिल तंत्र है उसे हम क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो यहाँ पर आपका अर्थव्यवस्था आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, विकास के स्तर के अनुसार अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। विकास के स्तर के अनुसार अर्थव्यवस्था के क्या होते हैं? यहाँ पर 3 प्रकार इन्होंने बताए हुए हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार, वैसे तो हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था जो होती है एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था।
ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था खालिस्तान और खालिस्तान को मिलकर बनती है। ये प्रश्न आप पहले भी देख चुके हैं। पूंजीवाद और समाजवाद को मिलकर मिश्रित अर्थव्यवस्था बनती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्योंकि यहाँ पर सरकार द्वारा संचालित क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र, और निजी क्षेत्र द्वारा संचालित क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं निजी क्षेत्र, दोनों का सहअस्तित्व पाया जाता है। दोनों साथ में आपको देखने के लिए मिलेंगे। सरकार यहाँ हस्तक्षेप भी करती है और सरकार निजी क्षेत्र को स्वतंत्रता भी देती है अपने व्यापार को संचालित करने की। इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे ये 7 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। इन 7 प्रश्नों को जब आप गहराई से इनका अध्ययन करते हैं तो इनके साथ कई और प्रश्न भी आपके स्वतः ही तैयार हो जाते हैं। तो जब भी आप प्रश्न पढ़ें तो उस प्रश्न के साथ उसके पीछे उसकी जितनी अवधारणाएं उनको याद करते हुए आप उसे सावधानीपूर्वक पढ़ें, जिससे, और यहाँ पर आपने देखा कि प्रश्नों को काफ़ी गंभीरता से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रश्न गलत तभी होते हैं जब हम उसे गलत समझ लेते हैं। अगर आप प्रश्न जो है उसका इंटेंशन समझ लेते हैं कि पूछा क्या गया है, तो उसके गलत होने की संभावनाएं जो है ख़त्म हो जाती है। तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। मेरे द्वारा उत्तर बताए जाने के पहले आप वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि आप कितना सही कर रहे हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।